Hi everyone, how are you? I hope you all guys are good. Welcome back in your own chemistry channel with शीतल मैम। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। अब इस मॉडल में क्या था कि जो हमने अभी तक डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि बोहर के कुछ रूल्स को ओवरकम करते हुए हमारे पास डी ब्रोगली थे और दूसरे क्या थे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो आया था, उसमें उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ पार्टिकल नेचर ही नहीं रखता, उसके साथ में एक वेव भी साथ में होती है जो उसको कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर होता है, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। फिर उसके बाद हाइजेनबर्ग ने अपने प्रिंसिपल में कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है किस तरीके से घूम रहा है, उसका मोमेंटम क्या होता है, दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली विद 100% एक्यूरेसी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर आप मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हो 100% आपने मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया तो वहाँ पर आपके पास में जो पोजीशन होगी वहाँ पर आपको एरर मिलेगा ही मिलेगा। पोजीशन अगर आप 100% एक्यूरेसी से कैलकुलेट कर लेते हो तो एरर आपका कहाँ आएगा, मोमेंटम के अंदर आएगा। मतलब दोनों चीज़ों को इकट्ठा आप 100% एक्यूरेसी से कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। उसमें एरर था जिसको हमने एक फॉर्मूले से देखा था, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा पी इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन एच बाई 4 पाई। क्लियर हुआ? ओके। अब उसके बाद में है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। यहाँ पर दो साइंटिस्ट थे, हाइजेनबर्ग और दूसरा जो था श्रोडिंगर, अरविंद श्रोडिंगर। इनका काम क्या था, इन्होंने कहा कि हम एक तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो होता है इलेक्ट्रॉन का कि आप कहीं भी दो चीज़ों को साइमल्टेनियसली 100% एक्यूरेसी से कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, उस चीज़ को साथ में कि आप 3D मोशन के अंदर इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जहां हमें मिलेगी, इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा एक्चुअली एग्जैक्ट पोजीशन अगर नहीं पता कर सकते हैं तो उसका मैक्सिमम मिलने की जो टेंडेंसी है वो एरिया तो पता कर ही सकते हैं ना। ठीक है, आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ पर अगर आपके घर की लोकेशन नहीं पता किसी को, तो आपका अगर उसमें ये पता हो कि आप किस सिटी के अंदर रहते हो, किस स्टेट के अंदर रहते हो, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी तो वही है ना मिलने की। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ होगी, साथ में जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था उसको फॉलो करते हुए एक नई इक्वेशन आई थी जिसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोलते हैं। और वो इक्वेशन क्या है ये, ठीक है, डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी मल्टीप्लाई बाई साई इज इक्वल टू 0। ये डबल डिफ्रेंसिएशन दिया हुआ है। साई क्या होता है, यहाँ पर वेव फंक्शन है। साई क्या है, यहाँ पर वेव फंक्शन है। एक्स वाई एंड जेड क्या होते हैं, जो तीनों डायरेक्शन, जिन तीन एक्सिस पर जब हम एटम को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं वो तीनों जो एक्सिस हैं वो हमने यहाँ पर डिनोट कर रखे हैं। पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर, इसको आप जानते हो। ई क्या होती है, टोटल एनर्जी जो वहाँ प्रेजेंट है। वी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो आया है। साई अगेन आपको एक्सप्लेन कर दिया कि वेव फंक्शन है। मतलब अगर हम सिंपल साई की बात करते हैं तो ये आपको किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देता है कि जो वो वेव है उसका एम्पलीट्यूड कितना है, उसकी कितनी इंटेंसिटी है। तो साई से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, साई स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एग्जैक्ट पोजीशन हम नहीं बता सकते हैं कि न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ मिलेगा या कहाँ मिलेगा, लेकिन उसका एक ऐसा एरिया तो हम एक्सप्लेन कर ही सकते हैं कि जहाँ मैक्सिमम चांसेस हैं इलेक्ट्रॉन के मिलने के। ठीक है, तो वो किस चीज़ से डिनोट की है, हमने साई स्क्वायर से डिनोट की है। अब यहाँ पर इसी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है एनर्जी ऑफ, अच्छा एक चीज़ और कि यहाँ जो श्रोडिंगर ने अपनी इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए जब हाइड्रोजन एटम को स्टडी किया, मतलब हाइड्रोजन एटम बोहर ने स्टडी कर लिया था और उसने कहा था कि उसके जो रूल्स वगैरह हैं, जो बोहर मॉडल था वो सिर्फ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम पर ही एप्लीकेबल था, जो हमने डिस्कस कर लिया था कि अगर हम हीलियम की बात करते हैं तो जब हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तब वो मॉडल उस पर एप्लीकेबल होगा। लिथियम की अगर हम बात करते हैं तो लिथियम में से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तब बोहर एटॉमिक मॉडल जो है उस पर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, यानी जो बोहर एटॉमिक मॉडल था वो क्या था, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल था। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे जाकर के वो फेल हो जाता है। वहाँ उसने एनर्जी वगैरह भी सारी चीज़ें कैलकुलेट की थी, रेडियस था, एनर्जी थी, वेलोसिटी थी। तो जब श्रोडिंगर ने इस इक्वेशन को यूज़ करके हाइड्रोजन एटम को स्टडी किया
और उन्होंने एनर्जी निकाली, तो एक्चुअली जो एनर्जी थी वो वहाँ जो बोहर ने निकाली थी वो उससे मैच ज़रूर हो रही थी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या ड्राइव किया था, -2π² डिवाइडेड बाय n²h²। तो यहाँ इस फॉर्मूले में मास वगैरह की, प्लैंक्स कांस्टेंट की, चार्ज वगैरह की वैल्यू पुट करने के बाद में जो आंसर आया वो बोहर एटॉमिक मॉडल में जो एनर्जी की वैल्यू थी सेम आया। वो क्या वैल्यू थी, -1.312 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय n² जूल पर मोल। ये वैल्यू किस में थी, जूल पर मोल के अंदर थी। ठीक है, अब देखो पॉइंट्स क्या थे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहाँ पर डिस्कस हुए हैं। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, जैसे बोहर ने भी कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जब मूव करते हैं जिन लेवल के अंदर, जिन एनर्जी लेवल के अंदर, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट की बात वो कर रहा था, तो वहाँ पर वो जो एनर्जी लेवल्स थे उनकी एनर्जी कैसी थी, क्वांटाइज्ड थी, फिक्स थी। कि इलेक्ट्रॉन जो, जैसे हम बात कर रहे थे कि एक तो क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, जैसे हम स्टेयर पर चढ़ते हैं, स्टेयर पर, और दूसरा किस पे चढ़ते हैं, रैंप पर चढ़ते हैं, ठीक है, या हिल्स पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूल में ही आप एग्जांपल लेते हो, एक साइड में क्या होता है, रैंप होता है, और एक साइड में क्या होता है, स्टेयर्स होती हैं। ठीक है, रैंप पर क्या है कि आपकी जो एनर्जी है वो इतने डिस्टेंस में है, बहुत ही मतलब कम डिफरेंसेस है, आप किसी भी एनर्जी पर, किसी भी जगह पर पैर रख सकते हो, आप स्टेबल रहोगे। ठीक है, आप यहाँ पर पैर रख रहे हो तो भी स्टेबल हो, इसके जस्ट बिल्कुल पॉइंट्स पे का डिफरेंस कर लेते हो तो भी आप क्या हो, स्टेबल हो। लेकिन अगर हम स्टेयर की बात करते हैं, आप यहाँ पर हो तो इससे ऊपर अगर आप यहाँ पैर रखोगे तो आप स्टेबल नहीं हो। इतना पैर रखोगे यहाँ तक, जब तक आप इतनी एनर्जी से कदम नहीं उठाते हो कि यहाँ तक मूव कर जाओ, तब तक क्या होगे, आप अनस्टेबल। यहाँ जाने के बाद में स्टेबल हो जाओगे। तो ये क्या है, फिक्स्ड एनर्जी है कि आपको इतनी एनर्जी तो लगानी ही पड़ेगी अपने आप को स्टेबल करने के लिए या हायर स्टेयर पर चढ़ने के लिए, लेकिन रैंप में ऐसा नहीं होता। तो इस तरह की जो फिक्स्ड एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं, क्वांटाइज्ड बोलते हैं। तो एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन की वो कैसी है, क्वांटाइज्ड है, क्योंकि वो फिक्स्ड एनर्जी लेवल के अंदर प्रेजेंट है। बाद है एनर्जी लेवल ऑफ वेव लाइक प्रॉपर्टीज एंड अलाउड सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। ये क्या कहते हैं कि जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो किस चीज़ का रिजल्ट है। ये जो फिक्स्ड एनर्जी लेवल हमने बोल दिया कि यहाँ पे ये लेवल इतने एनर्जी का होगा, इससे जो एक्साइटेड स्टेट है वो इतने एनर्जी की होगी। सेकेंड एनर्जी मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हो हायर क्लासेस में जब आप जाओगे, स्पेशली क्वांटम मैकेनिक्स को जब स्टडी करोगे तो वहाँ पर क्या है कि आप एनर्जी डिफरेंस क्या है, फर्स्ट शेल है, ग्राउंड स्टेट है, उसके बाद में जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, उसकी एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हो मैथमेटिकली। तो वो जो एनर्जी आती है वो कहाँ से आती है, जो एनर्जी है लेवल्स की कहाँ से आई है, किस चीज़ का रिजल्ट है कि जो इलेक्ट्रॉन की वेव लाइक प्रॉपर्टी है, दूसरा जो हमने श्रोडिंगर इक्वेशन ली है उसका जो सॉल्यूशन निकला है, उन दोनों का रिजल्ट से कि हमें क्या मिलती है, जो लेवल्स हैं उनकी एनर्जी फाइंड आउट आप कर सकते हो। क्लियर हुआ, किससे, जो पार्टिकल्स का वेव लाइक बिहेवियर होता है और जो श्रोडिंगर इक्वेशन हमने सॉल्व की है उससे जो रिजल्ट मिलता है उससे हम लेवल्स की एनर्जी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट प्रोबेबल रीजन दैट इज इन अकॉर्डेंस विद द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जो हमने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन का कुछ ऐसा एरिया तो हमें मिलेगा ना जहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की टेंडेंसी पॉसिबल है, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता, तो ये एरिया तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना यहाँ इलेक्ट्रॉन कहीं भी मिल सकता है, लेकिन 100% नहीं तो 99% चांसेस तो यहाँ मिलने के हैं। तो वो क्या कहता है कि ये सारी चीज़ें किसके अकॉर्डेंस है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में भी वो क्या कहता है कि आप इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहाँ है, उसका मोमेंटम क्या है, उन चीज़ों को एक्सप्लेन 100% एक्यूरेसी से नहीं कर सकते हो, कुछ ना कुछ एरर आएगा। अब वो कुछ ना कुछ एरर इस एरिया में हमने क्या कर दिया, एक तरीके से ब्लॉक कर दिया कि यहाँ तो हमें मिलेगा ही ना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है जो साई होती है यानी वेव फंक्शन जो होता है वो क्या करता है, एटॉमिक ऑर्बिटल को एक्सप्लेन कर रहा होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल को अभी बताते हैं, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या होता है। मतलब यहाँ जो बात कर रहा है ये श्रोडिंगर, उसने क्या कहा कि जैसे बोहर ये कहता है ना कि न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ होता है और उस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, उस सर्कुलर पाथ को उसने नाम दिया था ऑर्बिट। क्या नाम दिया था, ऑर्बिट। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ होता है। अब जो ये सर्कुलर पाथ है ये सिर्फ 2 डायमेंशनल ही हो सकता है, लेकिन श्रोडिंगर ने क्या कहा कि हम 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, और 3 डायमेंशन में उसने कहा कि हम इस तरीके से अज्यूम करते हैं कि जैसे हमने बैलून ले लिया, बैलून, और उस बैलून को हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है,
एक तो हमने ऐसी रिंग ले ली इस तरीके से, और एक हमने बैलून ले लिया। तो बैलून में क्या है कि आपको तीनों डायरेक्शन उसके अंदर मिल सकती हैं। एक आपको इस तरीके से स्पेस मिल गया, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं भी आपको मिल सकता है, लेकिन उस बैलून से बाहर नहीं मिलेगा, या वहाँ मिलने के चांसेस बहुत ही कम है। उस बैलून के अंदर ही आपको इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलेगा। तो वो 3 डायमेंशन की बात कर रहा है, और बोहर ने कितनी बात की थी? 2 डायमेंशन की बात की थी। अब ये कहते हैं कि जो यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसको जब वो 3 डायमेंशन की बात कर रहा है, उसने जो नाम दिया है वो क्या कह रहा है कि ये क्या है? ऑर्बिटल है। क्या है ये? ऑर्बिटल है। बोहर ने कहा वो ऑर्बिट है, एक सर्कुलर पाथ के अंदर जब वो मूव कर रहा होता है। इसने कहा कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे, और जहाँ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के मिलने की, उसको नाम क्या दे दिया? ऑर्बिटल नाम दे दिया। क्लियर हुआ? ये जो ऑर्बिटल होते हैं ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है? वेव फंक्शन। जो वेव फंक्शन है वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है? किस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है? एटॉमिक ऑर्बिटल को कर रहा है। ठीक है, और इसका अगर हमने एटॉमिक ऑर्बिटल को ये एक्सप्लेन कर रहा है तो कई बार इसको क्या लिखा मिलेगा? ये ऑर्बिटल वेव फंक्शन। वेव फंक्शन से क्या डिस्क्राइब हो पा रहा है? एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इसको सिंपली एटॉमिक ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं, या ऑर्बिटल वेव फंक्शन भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, अब कहते हैं कि अगर एक ही इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं तो उसके ऑर्बिटल के जो वेव फंक्शन है, उसके वेव फंक्शन की तो पॉसिबिलिटी कई सारी हो सकती है ना। जो वेव का फंक्शन है, किस तरीके से वो मूव कर रहा है, वो वेव फंक्शन कई तरीके से हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन के लिए भी। और जब उसका वेव फंक्शन अलग तरीके से हो सकता है, वेव फंक्शन ही ऑर्बिटल बना रहा था, वेव फंक्शन अलग अलग तरह का हो सकता है, तो ऑर्बिटल भी तो अलग अलग तरह के होंगे। क्लियर हुआ कि वेव फंक्शन क्या कर रहा है? एटॉमिक ऑर्बिटल को एक्सप्लेन कर रहा है, उसकी फॉर्मेशन कर रहा है, एक तरीके से प्रोड्यूस कर रहा है। अब हम कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए कई तरह के वेव फंक्शन हो सकते हैं, तो सिमिलरली कई तरह के उसके पास क्या हो सकते हैं? ऑर्बिटल हो सकते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि साई स्क्वायर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, और ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल था एटम के लिए, ये क्या कर रहा है? 3 चीज़ों को यूज़ करके, 3 कांस्टेंट को यूज़ करके एक्सप्लेन हो रहा है, और उन कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स। ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं उनको कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। इन्हीं क्वांटम नंबर से हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहाँ पर होगा ये सिर्फ एज्यूम किया जा सकता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मानी जा सकती है। तो वो सारी चीज़ें जो मिलने की टेंडेंसी है कि वहाँ पर मिलने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, उस चीज़ को क्वांटम नंबर्स के थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे। ये सोचने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत ही ईजी जो और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट होता है वो क्या होता है? क्वांटम नंबर। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। जो बोहर ने नाम दिया था ऑर्बिट, और श्रोडिंगर ने क्या कहा? ऑर्बिटल। इन चीज़ों इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, एक बार उसको देख लेते हैं। डिफरेंस देखते हैं ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल के बीच में। डिफरेंस क्या है कि ऑर्बिट, बोहर ने कहा, कैसा होता है? वेल डिफाइंड पाथ होता है, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर होता है। जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ ना, ऐसे ही मानो कि ये एक्चुअल में भी ऐसे ही होता है। और ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? यहाँ से यहाँ जा सकता है इस तरीके से, ऐसे घूमता हुआ। तो ये कैसा पाथ हो गया? एक सर्कुलर पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। उस सर्कुलर पाथ को नाम क्या दिया गया? ऑर्बिट दिया गया। अब जो ऑर्बिटल है वो क्या चीज़ है कि जैसे छोटे बच्चों का टॉय आता है, जो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं, 4-5 महीने के बच्चे होते हैं, उनका क्या आता है? एक ऐसी फुटबॉल टाइप सी चीज़ होती है, और उसके अंदर घुंघरू डले हुए होते हैं ताकि बच्चे की अटेंशन को वो खींच सके। एक म्यूज़िक लगा लो या फिर किसी भी तरह का ऐसा शोर है कि जो बच्चे को चुप करा दें। ठीक है, मतलब इसीलिए लेते हैं। तो वो जो घुंघरू है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और जो वो फुटबॉल सी आपको दिख रही है बाहर, वो क्या है? ऑर्बिटल। ठीक है, अब जो आपको वो जाली जैसी है या आपको ट्रांसपेरेंट दिख रहा है उसके अंदर से, तो आप एग्जैक्टली बता सकते हो कि एग्जैक्टली वो इलेक्ट्रॉन या वो घुंघरू कहाँ पर है। लेकिन अगर हम बात करें कि वो ओपैक है, हमें दिख नहीं रहा है कि अंदर कैसा है, कैसी स्ट्रक्चर है, देखने में सिर्फ ये पता है कि अंदर कोई चीज़ बज रही है, तो घुंघरू जैसी स्ट्रक्चर, वो मतलब इलेक्ट्रॉन ही होगा उसके अंदर। तो अगर हम हिलाते हैं तो भी हम एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते कि अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ठीक है, जैसे स्पीड में उसको हिला रहे हैं और उसकी पोजीशन को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो 100% एक्यूरेसी नहीं है हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कहाँ मिल जाए। लेकिन इतनी तो प्रोबेबिलिटी है ना कि वो जो घुंघरू है, वो जो इलेक्ट्रॉन है, उस बॉल के अंदर ही मिलेगा, उससे बाहर नहीं मिलेगा। ठीक है,
तो वो क्या है, वो बॉल जो है वो एटम नहीं है, वो एटम के अंदर ऑर्बिटल है, ठीक है। उस ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है, वो जो घुंघरू है, वो उसके अंदर ही मिलेगा, तो वही क्या होता है, हमारा ऑर्बिटल होता है। तो ये क्या है, मैक्सिमम डेंसिटी जहाँ पर मिलती है वो क्या चीज़ है, ऑर्बिटल। और जो एक वेल डिफाइंड पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, सिर्फ एक सर्कुलर पाथ है, उसको क्या कहा गया, ऑर्बिट कहा गया। तो स्पेस है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट होता है। स्पेस में ऑर्बिटल के मिलने की टेंडेंसी को, इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी को क्या कहा, ऑर्बिटल। अब जो ऑर्बिट है वो क्या है, एक प्लेनर मोशन है, एक प्लेनर मोशन है। जैसे मतलब बोर्ड के ऊपर रख दिया मैंने इस रिंग को, तो प्लेन के अंदर आ गया ना, ये प्लेन कैसा है, ये प्लेन कैसा है, एक तो ये डायरेक्शन है इसकी और एक ये डायरेक्शन है। अगर हम इसको वाई एक्सिस मान ले और इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, तो ये दो एक्सिस पे ही एक्सप्लेन हो रहा है। कैसे, एक जो ये हमारा प्लेन है ये कैसा है, एक्स वाई प्लेन है, और इस एक्स वाई प्लेन पर एग्जैक्टली फिट हो रहा है, ये आउट ऑफ द प्लेन नहीं है, तो ये प्लेनर मोशन हो गया। ये कैसा मोशन है, प्लेनर, कि एक प्लेन में आपने रख दिया है और वो एग्जैक्टली उसी पर जाकर के फिट हो गया है। लेकिन अगर हम ऑर्बिटल की बात करते हैं, मैं उस टॉय को यहाँ रखने की कोशिश करूँ, तो क्या वो सिर्फ बोर्ड पर ही आके चिपक जाएगा, बोर्ड से ऊपर उभरा हुआ हमें दिखेगा, ठीक है, मतलब आउट ऑफ द प्लेन भी है। उस चीज़ को हम कैसे डिफाइन करते हैं, 3 डायमेंशन में। कैसे डिफाइन करते हैं, 3D, ठीक है, 3 डायमेंशन के लिए। मतलब उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी तीनों एक्सिस की, सिर्फ 2 एक्सिस से वो एक्सप्लेन नहीं होता है। तो ऑर्बिट कैसा होता है, प्लेनर, और ये कैसा होता है, 3 डायमेंशनल। अब ये कैसा डेफिनेट पाथ है, भाई बोहर ने कहा कि एक डेफिनेट पाथ है और इलेक्ट्रॉन हमें वहीं पर मिलेगा, ठीक है। मतलब ये क्या कह रहा है कि आप 100% श्योर हैं आपको इलेक्ट्रॉन वही मिलेगा। लेकिन ऑर्बिटल में की जो थ्योरी है, जो कंसेप्ट है, वो किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ में उस चीज़ को फॉलो कर रहा है कि हम 100% श्योर नहीं हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा, हम सिर्फ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है, ऑल ऑर्बिटल्स आर सर्कुलर इन शेप। हम बात करें फर्स्ट शेल की, 9th क्लास में 10th क्लास में जो पढ़ते हैं, न्यूक्लियस, इसके बाहर एक शेल हमने यहाँ बना दिया। भाई फर्स्ट शेल जो होती है उसकी कैपेसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं हम, 2n²। n क्या है, नंबर ऑफ शेल। पहली शेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ फिल कर दिया, ठीक है। सेकंड शेल की बात कर रहे हैं तो हम ऐसे ही और एक सर्कल बना देते हैं, फिर यहाँ पर हम 8 इलेक्ट्रॉन को शो कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, कितने भी हम शेल की बात करें, कितने भी ऑर्बिट बनाने की कोशिश कर रहे हैं अभी तक, वो कैसे बना रहे हैं, हम ऐसे ही सर्कल में बना रहे हैं, सर्कुलर पाथ शो कर रहे हैं। सारे के सारे ऑर्बिटल कैसे हैं, सर्कुलर हैं। लेकिन अगर हम ऑर्बिटल की बात करते हैं तो जो ऑर्बिटल होता है, अलग अलग तरीके के ऑर्बिटल की अपनी एक शेप होती है। बात करते हैं तो ऑर्बिटल में जैसे एस, पी, डी, इनकी हम बात करते हैं और एफ की भी बात करते हैं। तो एस कैसा होता है, स्फेरिकल। ये स्फेरिकल है, सर्कुलर नहीं है। स्फेरिकल मतलब जो फुटबॉल है जिसके अंदर स्पेस होता है, ये स्फेरिकल है। और पी ऑर्बिटल कैसा होता है, जो डंबल शेप होता है, दैट इज पी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल कैसा होता है, जिसमें डबल डंबल होते हैं, वो कैसा होता है, डी। एफ की जो स्ट्रक्चर होती है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्यूब में रख करके, जो क्यूब होती है वैसी तरह की अरेंजमेंट करके फिर इसकी लॉब्स को डिस्कस करते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से इसको नहीं देखते, इसकी स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। हमें बेसिकली इन 3 को डिस्कस करना होता है, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल एंड डी ऑर्बिटल। क्लियर हुआ। तो यहाँ ये पॉइंट आ गया कि जो ऑर्बिटल है उसमें सबकी शेप एक जैसी नहीं है, अलग अलग ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप्स। उसके बाद है नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिट। जो होता है वो सर्कल में है, सर्कल के अंदर है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, हमको वो हर डायरेक्शन में मिलेगा, ठीक है। अगर हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस की बात करते हैं, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड मान लिया हमने, तो ये क्या कर रहा है, ना तो ये अकेले वाई एक्सिस पर ट्रेवल करना है, ना एक्स एक्सिस पर कर रहा है, ना जेड एक्सिस पर कर रहा है। मतलब ये डायरेक्शनल नहीं है, ये एक तरीके से ऑल डायरेक्शन के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन अगर हम ऑर्बिटल की बात करते हैं तो एस ऑर्बिटल तो कुछ ऐसा है कि जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं दिखती हमें। लेकिन पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल ये कैसे होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। अगर हमने पी ऑर्बिटल को ऐसे रखा हुआ है और हम 3 एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, तो ये सिर्फ इसी वाली डायरेक्शन के अकॉर्डिंग तो है। हमने इसको अभी देख लेते हैं इसको एक बार।
ये एस ऑर्बिटल है हमारे पास। एस ऑर्बिटल कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। पी ऑर्बिटल कैसा है? डम्बल शेप। चलो इसको बारी बारी डिस्कस करते हैं। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है। आप देखो ये किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन की आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देता। जैसे मैं बच्चों को जब एग्जांपल देती हूँ तो क्या बोलती हूँ कि जैसे आपके सामने फुटबॉल रखी हुई है, फुटबॉल जो वाइट कलर की है, सिंपली उसमें कोई और कलर नहीं है, वाइट कलर की है, और आपको फेस टर्न करने के लिए बोला जाता है। आपको फुटबॉल दिखाई, फेस टर्न करने के लिए बोला गया, हमने उस फुटबॉल को उठा करके उलट के रख दिया उसको, फिर बच्चे को फेस इधर करने के लिए बोला गया और पहचानने के लिए बोला गया कि हमने फुटबॉल को चेंज किया है किसी डायरेक्शन में या नहीं। तो क्या आप आइडेंटिफाई कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि उसमें आपको कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल ही नहीं रही है कि जिसके बिहाफ पर आप उसमें डिफरेंस को क्रिएट कर सको। तो स्फेरिकल बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी ही चीज़ है जिसमें आप डायरेक्शन को फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर हम पी ऑर्बिटल की बात करते हैं, इसीलिए जो एस होता है उसके अंदर एक ही सबशेल होती है, एक ही ऑर्बिटल होता है। एस सबशेल के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, क्योंकि आप उसको एक ही तरीके से रख सकते हो, डिफरेंस एक ही तरीके से आता है। लेकिन अगर पी की बात करते हो, आपने इस डंबल को ऐसे रख दिया, ठीक है, फिर आपको फेस टर्न करने के लिए कहा गया, मैंने उठा के इसको ऐसे रख दिया, तो क्या आपको पता नहीं चलेगा कि हमने चेंज किया है? पहले ऐसे था, अब मैंने ऐसे उलट के रख दिया, ठीक है, फिर मैंने एक बार क्या किया है, इस तरीके से, मतलब इसको उठा के ऐसे रखा है कि जो हाफ लोब है वो बोर्ड के उधर है, उस पार है, और जो हाफ लोब है वो बोर्ड के इधर है, ठीक है, ऐसे रख दिया मैंने डंबल को। तो क्या अब आपको पता नहीं चलेगा? तो ये क्या है, जो एक्सिस है अलग अलग तरीके से हमने क्या किया है, एक्सिस को इस तरीके से कंक्लूड कर लिया। ये क्या है, हमारा जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई है, ठीक है, ऐसे ही फिक्स रखेंगे हम। ये एक्स जेड एक्सिस है, ये एक्स है एंड ये वाई है। हमने इस तरीके से रखा जब, तो ये किस एक्सिस के अलोंग है? इस एक्सिस के अलोंग है, तो हमने इसको नाम क्या दे दिया? पी जेड। क्या नाम दे दिया? पी जेड। ऐसे ही ये जो एक्सिस है ये किसके अलोंग है? इसके अलोंग है, इसको हमने क्या नाम दे दिया? पी एक्स। और ये कैसे है, जो हाफ है ये लाइन वो बोर्ड के उधर है और हाफ इधर है, तो ये वाई है, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया? पी वाई। यानी जो पी ऑर्बिटल होता है, पी सबशेल जो होती है, उसमें 3 तरह की अरेंजमेंट पॉसिबल है, और उसी 3 तरह की अरेंजमेंट की वजह से इसमें जो ऑर्बिटल होते हैं इस सबशेल के अंदर वो कितने होंगे? 3 ऑर्बिटल्स होंगे, जो इक्वली एनर्जी के होंगे, जिसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया? एक को हमने नाम दे दिया पी एक्स, पी जेड एंड पी वाई, ठीक है। अब जो डी आता है, इसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। बहुत ही सिंपल वे है कि आप जिस चीज़ को डिस्कस करना चाहते हो उसी ऑर्बिट, उसी एक्सिस को ड्रॉ करो। जैसे मैंने एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस ड्रॉ कर दिया। अब इन एक्सिस के इन बिटवीन ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। एक डंबल ऐसे है, दूसरा डंबल ऐसे है, एक्सिस पर नहीं है, 2 एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है। इसको नाम देते हैं डी जेड एक्स, ठीक है। इसको हमने चेंज कर दिया, एक्सिस को हमने नाम दे दिया कि अब हम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। ये आपको सिर्फ बोर्ड में देखने को मिल रहा है इस तरीके से। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इसका आपको मॉडल प्रिपेयर करके दिखाऊंगी कि वाई एक्सिस जो इस तरीके से हमने लिया है और एक्स एक्सिस लिया है, तो हम उनके बीच में जब एक्सिस को लाते हैं उसको क्या कहेंगे? डी वाई एक्स, ठीक है। अगर एक हमने y मान लिया और दूसरा एक्सिस क्या है? z, जब y और z के बीच में ऑर्बिटल होते हैं उसको क्या कहते हैं? डी वाई जेड, ठीक है। ये तो कैसे हैं? देखो 3 ऑर्बिटल कैसे हैं जो सेम एनर्जी के होंगे, कैसे हैं? डी वाई जेड, डी एक्स जेड एंड डी जेड डी एक्स वाई, ठीक है। अब और पॉसिबिलिटी क्या होती है इसके अंदर? ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है। जब एक्सिस पर लाई करता है, सिर्फ जेड एक्सिस पर लाई करता है, और यहाँ पर एक रिंग प्रेजेंट होती है। वो रिंग एक्चुअली होती तो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल्स की। वो बहुत ही छोटी छोटी लोब होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती बहुत अच्छे से, उसको हम ऐसे रिंग बना करके शो करते हैं। तो ये जेड एक्सिस पर, और बहुत ज़्यादा कुछ लंबा नहीं हो गया, ठीक है। बाकी ऑर्बिटल्स जो हैं इसके अंदर वो लोब बहुत ही छोटे छोटे हैं जिसको हमने इग्नोर करके एक रिंग बना दिया। और यहाँ पर क्या है, जो जेड एक्सिस के अलोंग ऑर्बिट है, जो लोब है वो कुछ ज़्यादा ही लंबी हमने शो कर दी। इसका नाम क्या होता है? डी जेड का ज़्यादा हो गया ना वैल्यू यहाँ पर, तो हमने इसका क्या कर दिया? स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। तो एक ऑर्बिट कैसा है इसके अंदर? डी जेड स्क्वायर का, ठीक है।
और जो दूसरी पॉसिबिलिटी होती है, अगर हम x एक्सिस और y एक्सिस पर कंसीडर कर लें ऑर्बिटल को, इसको बोलते हैं dx स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। जब तक एक्सिस के बीच में होती हैं तो उसको हमने dy z x z dx y ये नाम दिया। सिंपली z पे होती है सिर्फ, उसको dz स्क्वेयर, और जब एक्सिस पर होती है x और y पे तो हमने कैसे डिनोट किया उसको, dx स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, तो इससे हमें क्या कंफर्म हुआ कि जो s ऑर्बिटल होता है उसके अंदर जो s सबशेल होती है उसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है, क्योंकि उसको अरेंज करने की जो पॉसिबिलिटी है वो सिर्फ एक ही तरह की है। p जो सबशेल होती है उसके अंदर 3 ऑर्बिटल हो सकते हैं 3 डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से हमें क्या पता चला भाई, डायरेक्शन है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही एटम्स के ऑर्बिटल्स डिफाइन हुए हैं। इसके अंदर 3 डायरेक्शन पॉसिबल थी तो 3 ऑर्बिटल जनरेट हो गए। 3 तरह का वेव फंक्शन था तो 3 ऑर्बिटल जनरेट हो गए। कैसे हैं? पी एक्स, पी जेड एंड पी वाई। यहाँ पर 5 तरह की पॉसिबिलिटी हमें मिली, तो 5 ऑर्बिटल्स जनरेटेड है, और वो 5 कौन कौन से हैं? डी एक्स, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स वाई, डी जेड स्क्वेयर, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। क्लियर हुआ? ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम था, इसने क्वांटम नंबर को किस तरीके से यूज़ किया कि हम किसी ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कहाँ पर है उसको कैसे फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसमें 3 तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी ऑर्बिटल को फाइंड आउट करने के लिए। ये क्लियर हो गया होगा, इरेज कर देते हैं इसको। जो एक ऑर्बिटल होता है उस ऑर्बिटल को इंट्रोड्यूस कराने के लिए हमें 3 क्वांटम नंबर्स की ज़रूरत होती है। वैसे क्वांटम नंबर हमारे 4 हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय n, एजिमुथल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय l, एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय m, एंड लास्टली स्पिन क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल s। ठीक है, 3 क्वांटम नंबर की ज़रूरत होती है किसी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए, n, l एंड m। n इज़ principal quantum number, L is azimuthal quantum number and M is magnetic quantum number। ठीक है, लेकिन अगर हम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की बात कर रहे हैं, अभी तो हमें ये पता चला कि कहाँ किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के मिलने की टेंडेंसी है। जब उस ऑर्बिटल को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं तो इन 3 चीज़ों से हमें ऑर्बिटल डिफाइन हो जाएगा, N, L एंड M। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो इसके अंदर ये चारों के चारों क्वांटम नंबर यूज़ होंगे, N, L, M एंड S। समझ आया? ऑर्बिटल के लिए 3 ही कांस्टेंट नंबर की ज़रूरत होती है क्वांटम नंबर्स की, इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर की ज़रूरत होती है। क्लियर? अब देख लेते हैं एक बार इनको। देखिए, फर्स्ट क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है एक तरीके से ये आपको शेल की इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, जिस शेल की हम बात कर रही हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो वो इसकी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा होता है, यानी n इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल। इससे हमें क्या पता चल रहा है? वेलोसिटी, एनर्जी एंड रेडियस। किस चीज़ की इंफॉर्मेशन मिल रही है इससे? रेडियस, एनर्जी एंड वेलोसिटी। ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर चुके हो, वो सारी चीज़ें याद होनी चाहिए और एज इट इज़ आपको लिखनी है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जितना ज़्यादा n की वैल्यू बढ़ेगी, यानी हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस जो सेंटर में होता है, उसके बाहर हम शेल की बात कर रहे हैं, तो वो शेल का नंबर जितना बढ़ेगा, अगर एक शेल है तो रेडियस कम होगा। देखो ना आप, ये जो चीज़ें हैं वो n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेडियस क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब शेल जितनी बढ़ती जाएंगी, रेडियस क्या होता है? सेंटर से जिस शेल की हम बात कर रहे हैं वहाँ तक के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? रेडियस होता है। अगर हम ये बोल रहे हैं कि इस एटम के अंदर जो शेल हैं वो 3 हैं, तो यहाँ से लेकर के जो थर्ड शेल है, ये जो डिफरेंस है ये क्या है? रेडियस है। ठीक है, अगर n की वैल्यू 2 है तो वो रेडियस घट गया, n की वैल्यू अगर 1 है तो वो रेडियस और ज़्यादा कम हो गया। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि जो रेडियस होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल। ठीक है, बात थी रेडियस की। अब उसके बाद में है एनर्जी एंड वेलोसिटी, वो उस फॉर्मूले से कैलकुलेट की जा सकती हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से n की वैल्यू से हमें तीनों इन्फॉर्मेशन मिलती हैं।
एक और इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो वो क्या मिलती है कि अगर हम ये बात करना चाहें किसी भी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा तो वो हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n² से, ठीक है। और अगर हम बात करें कि ऑर्बिटल का नंबर कितना होगा तो वो ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेड होता है n² से। और अगर हम सब शेल की बात कर रहे हैं तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं n से। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का नंबर किसी शेल के अंदर कितना होगा, और ये क्या है, ऑर्बिटल कितने होंगे, एंड दिस वन इज नंबर ऑफ सब शेल, नंबर ऑफ सब शेल। जैसे हम n इज इक्वल टू 1 की बात करते हैं तो 1 के अंदर सिर्फ क्या होती है, एक ही शेल होती है s। n इज इक्वल टू 2, सेकेंड शेल की हम बात करते हैं तो 2 शेल होंगे उसके अंदर, कौन कौन सी, 2s 2p। n इज इक्वल टू 3, ठीक है। थर्ड शेल की हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर ये भी 3 ही होंगी, 3s 3p 3d। तो यहाँ से आप सब शेल की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, n² से ऑर्बिटल की नंबर निकाल सकते हो। जैसे हम n1 की बात करते हैं, n इज इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे दैट विल बी इज इक्वल टू 1, दैट विल बी इक्वल टू 1। और जो s ऑर्बिटल होता है उसके अंदर एक ही, तो s सब शेल होती है उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है। अगर हम n की वैल्यू 2 पुट करते हैं और पावर 2 इक्वल टू 4, तो इसकी बात कर रहा है s के लिए 1 ऑर्बिटल, p के लिए हमने कहा था 3 डायरेक्शन पॉसिबल हैं, 3 यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दी, तो टोटल कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है। तो यहाँ से हमें ऑर्बिटल की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इससे हमें सब शेल की इन्फॉर्मेशन, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन। ये तो आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। सेकेंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी ये फॉर्मूला भी बहुत एक्यूरेट नहीं होता, इसको भी हम डिस्कस करेंगे जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको क्लियर कराएंगे। तो यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्सप्लेन हो गया। उसके बाद है एजीमुथल क्वांटम नंबर। व्हाट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो हमें सब शेल की इंफॉर्मेशन देता है, एस पी डी एफ। एस सब शेल होगी हमारे पास, जिसका क्वांटम नंबर हमें निकालना है, पी होगी, डी होगी या फिर एफ होगी। उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हमें किससे मिलती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर से, और डिनोटेड किससे होता है, एल से। किससे डिनोट होता है, एल से, ठीक है। इसको कैलकुलेट भी करवाएंगे अभी क्वेश्चंस करा के, एक बार इसको देख लो। उसके बाद है शेप ऑफ ऑर्बिटल, उससे हमें शेप पता चलेगी। अब देखो हमें पता है एस कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। अगर हमें ऑर्बिटल पता चल गई, सब शेल पता चल गई, तो उससे हमें शेप भी पता चल गई। पी की डबल शेप होती है, डी की डबल शेप होती है। फिर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना हो तो उसका फॉर्मूला है ये, ऑर्बिटल में एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू l इंटू l+1 का रूट। l क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। l क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये देखने में जितना ज़्यादा आपको मुश्किल लग रहा है ये उतना ही इजी है, जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल करेंगे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला। फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमें किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की 2l+1, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल की, ऑर्बिटल कितने होंगे फॉर्मूले से निकल जाएगा। l की वैल्यू हमें पता चलेगी, यहाँ से हम 2l+1 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। उसके बाद में नंबर ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, इससे हमें पता चलेगा जो हम ये बोल रहे हैं ना px py pz, तो ये बताएगा हमें कि px कौन सा होगा, py कौन सा होगा, pz। ये हमने आपको बता दिया ऐसे ही कि 3 ओरिएंटेशन p की पॉसिबल है, 1 ओरिएंटेशन s की पॉसिबल है, d की 5 ऑर्बिटल होते हैं इस तरीके से, f जो होता है उसकी 7 ओरिएंटेशन पॉसिबल होती हैं। तो वो एक्चुअली कैलकुलेट हम यहाँ से कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ओरिएंटेशन कैसे पॉसिबल है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब शेल, किसी सब शेल में, जो हमने यहाँ से भी निकाल लिया है, n से भी डायरेक्टली हम सब शेल की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, या फिर हम 4l+2 पुट करके यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल या फिर सब शेल की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ। एंड स्पिन क्वांटम नंबर की इलेक्ट्रॉन जो है, जब हम यहाँ पर फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं ऐसे एक एरो से, अबव साइड एरो से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए 2-3 रूल होते हैं, उन रूल को डिस्कस करेंगे तब अच्छे से क्लियर होगा। एक ऑर्बिटल के अंदर आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, जिसमें से एक की स्पिन अगर आप अप रखोगे तो दूसरे का जो हेड है वो डाउन साइड में रखोगे। जिसको आपने अबव साइड में रखा है उसकी s की वैल्यू होती है +½ और जिसको लोअर साइड में रखा है, लोअर हेड करके रखा है, उसकी वैल्यू होती है -½
ठीक है, इसको बोलते हैं, अभी डिस्कस करेंगे, ये इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज जो स्पिन होती हैं। तो एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ में, एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं तीनों चीज़ें हमने क्या की और बहुत अच्छे से ये देख लेते हैं कि वैल्यू किस तरीके से रखते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, जिसको हमने डिनोट किया था n से। ठीक है, n की वैल्यू क्या होती है बेटे, ध्यान रखना है, जब भी कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगी, कॉन्फ़िगरेशन जब सिखाऊंगी तो उस नंबर के सामने जो चीज़ लिखी होती है ना, जैसे मैं s की बात कर रही हूँ, 4s की बात कर रही हूँ, ठीक है, फोर्थ शेल की बात कर रही हूँ, तो ये जो नंबर 4 है ये क्या है, n की वैल्यू। मैं 3d की बात कर रही हूँ, तो ये जो नंबर 3 है ये क्या है, n की वैल्यू। ठीक है, n जो आपको नंबर ऑफ शेल की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो यहाँ से आपको शेल की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद में मान लो आपके पास n की वैल्यू आ गई है 4, फिर हम बात करते हैं l की। l क्या था हमारा, एजिमुथल क्वांटम नंबर, उसको ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोल देते हैं, सबसिडियरी क्वांटम नंबर भी बोल देते हैं। ठीक है, एजिमुथल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर एंड सब्सिडियरी, ये याद रखना है आपको। ठीक है, l की वैल्यू क्या हो सकती है, n-1 से लेकर के कितनी भी हो सकती है, 0 से काउंट करना शुरू करो और एंड कहाँ पर करना है आपको, n-1 से करना है, n-1 पर जाकर के आपको एंड करना है। तो 0 से स्टार्ट कर देंगे और n-1 की वैल्यू कितनी होगी, 4 - 1 = 3, यानी हमें 3 तक लेकर जाना है। तो 0, 1, 2 सारी पॉसिबल वैल्यू n-1 तक की किसकी वैल्यू होंगी, l की वैल्यू होंगी। ठीक है, मान लो आपकी जो वैल्यू है वो 3 थी, n = 3, तो 3 के लिए जो l की वैल्यू है वो क्या आएगी, n-1, यानी इसकी वैल्यू कहाँ तक आ सकती है, 2 तक आ सकती है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 1 एंड 2, मतलब 3 ही पॉसिबिलिटी है। क्लियर हुआ, n के बाद ही हम निकाल सकते हैं कि l की वैल्यू डेफिनेटली क्या होगी। उसके बाद फिर निकाल सकते हैं, l से हम निकालेंगे m की वैल्यू, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था। ये क्या कहता है कि m की वैल्यू जो है वो क्या होगी, -l से शुरू करेंगे, 0 को लेते हुए +l तक की वैल्यू सारी इंक्लूड करेंगे। -l से स्टार्ट करेंगे, 0 को भी इंक्लूड करेंगे और +l तक सारी वैल्यू इंक्लूड करेंगे। देखो, जैसे हमने l की वैल्यू 0 मान ली, l की वैल्यू क्या है, 0, फिर तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, माइनस में तो 0 का कुछ होता ही नहीं है, तो हमारी जो m की वैल्यू है वो क्या हो गई, 0। लेकिन अगर l की वैल्यू 1 है तो 1 कैसे करेंगे, -l से लेकर के +l तक, तो -1 +1 और आपको 0 भी इंक्लूड करना है। तो -1, 0 +1, ये वैल्यू किसकी हो गई, m की, किसके लिए, l की वैल्यू 1 के लिए। उसके बाद है 2, अगर l की वैल्यू 2 है तो उस टाइम पर m की वैल्यू क्या होगी, -l से +l तक, यानी -2, -1, 0, +1, उसके बाद क्या मिलेगा हमें, +2। तो ये -2 से +2 तक के बीच की जितनी भी वैल्यू आएंगी वो सारी की सारी किसकी वैल्यू होंगी, m की वैल्यू होंगी। अब देखो ये कोरिलेट कैसे करता है कि मान लो आपकी जो l की वैल्यू है वो 1 आई है, तो हमने कहा था इससे हमें एक आपको सब शेल की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो s की वैल्यू जो l की वैल्यू 0 होती है तो वहाँ पर हमारे पास क्या होगा, s, सब शेल कौन सी होगी, s होगी। अगर l की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब सब शेल क्या होगी हमारे पास, p, क्या होगी, p। अगर l की वैल्यू 2 है तो हमारे पास जो सब शेल है वो क्या होगी, d। इसके बाद अगर 3 वैल्यू आती है तो वो वैल्यू किसके लिए होगी, f के लिए। कई बारी वो आपको 4, 5 तक की वैल्यू भी दे देता है कंफ्यूज करने के लिए। हम ऑर्बिटल्स तो इन्हीं को डिस्कस करते हैं, लेकिन उसके बाद में अगर 4, 5 दे देता है तो आपको f के बाद में जो आप अल्फ़ाबेट्स लिखते हो ना, ABC, आपको वो ट्रेंड फॉलो करना है। f के बाद में क्या आ जाएगा, g, उसके बाद में h, उसके बाद में क्या आ जाएगा, i। ठीक है, मेनली आपको यहाँ तक याद रखना है, f तक। उसके बाद में अल्फ़ाबेटिकली वो 10 नंबर भी दे देता है तो आपको अल्फ़ाबेटिकली वहाँ पर पहुँचना है। क्लियर हुआ, तो ये आपको याद रखना है। l की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, s, 1 होगी तो p, 2 होगा तो d, 3 है तो f। ठीक है, अब जब हमें ये पता चल गया है तो मैंने आपको अभी जब डायग्राम बनाए थे तो उस टाइम पर बताया था s को रखने की सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप s पता कर लेते हो कि ऑर्बिटल आपके पास में s है, सब शेल आपके पास में s है, तो इसके कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं। तो हमने देखा कि जो m है उसकी वैल्यू तो सिर्फ 0 ही आती है, -0 +0 तो कुछ होता ही नहीं है, तो हमारे पास वैल्यू सिर्फ एक ही आती है, 0, एक आती है 0। इसका मतलब सिर्फ एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल है इस सब शेल के अंदर, सिर्फ एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल है, दैट मीन दिस। उसके बाद में है p,
जो p सब शेल है उसकी वैल्यू जब 1 आई है तो m की वैल्यू क्या होगी, -1 से लेकर के +1 तक 0 को इंक्लूड करते हुए कितने ऑर्बिटल हो गए, 3। और हमने कहा था p के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। अब बात है कि 0 वैल्यू किसकी है, क्योंकि हमने कहा हमारे पास क्या होते हैं, px, pz, py 3 होते हैं। अब इसमें से किसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि जब एक ही है तो डेफिनेट है कि वो 0 वैल्यू इसी की होगी, लेकिन इस केस में क्या होता है, जो 0 की वैल्यू होती है वो किसके लिए होती है, pz के लिए होती है। -1 +1 आप फ्री हो, आप px को भी -1 दे सकते हो, py को भी -1 दे सकते हो। आपको सिर्फ 0 की वैल्यू ध्यान रखनी है कि pz के लिए आप क्या पुट करोगे, 0 पुट करोगे। तो आपने -1 रखा, +1 रख दिया। या बेसिकली हम देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अभी तो खैर वो क्वेश्चन नहीं है आपके सिलेबस में। इसके बाद में हम j की वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर पहले लिखो आप प्लस और बाद में क्या लिखो, माइनस, ताकि इलेक्ट्रॉन जब काउंट करो तो उनमें नंबर काउंट करते हैं कि कितने प्लस बने आपके, कितने माइनस बने, कैंसिल होकर के ओवरऑल वैल्यू कितनी आती है, ठीक है। तो यहाँ प्लस से स्टार्ट करेंगे, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ पर -1 इसके लिए आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो ना, पी वाई लिख दिया, यहाँ पर px लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि बेटे जब हम एक ही लाइन में चीज़ों को दिखाते हैं इसका मतलब उन सब की एनर्जी सेम होती है। जो हमने इकट्ठा दिखाया ना, 3 ऑर्बिटल दिखा दिए, लेकिन तीनों कैसे हैं, एक लाइन में, एक भी ऊपर नीचे नहीं है, तीनों चिपके हुए हैं। इसका मतलब इन तीनों की एनर्जी सेम है, ठीक है। आप किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो, सिर्फ आपको वैल्यूज़ का ध्यान रखना है, 0 की वैल्यू का। आप पी वाई को भी पीछे लिख सकते हो, पी एक्स को भी बाद में लिख सकते हो, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन यू। अब इनको हम 6 यूनिट में डिस्कस करेंगे, 12th केमिस्ट्री की स्पेशली, कि ऐसे ऑर्बिटल जिनकी जो सेम एनर्जी के होते हैं उनको बोलते हैं डीजेनरेट। अब देखो ये कुछ ऐसे हैं कि जैसे एक बच्चा है, उसके जो पापा हैं वो 3 भाई हैं, ठीक है। जो बच्चा है उसके पापा 3 भाई हैं, तो वो तीनों भाई सेम एनर्जी के हैं, तो वो क्या करता है, इतना ज़्यादा फ्री फील करता है कि वो अंकल के घर जाना हो या ताऊ जी के घर जाना हो, वो इक्वली अपने आप को स्टेबल रखता है। वो इधर चला गया उधर चला गया, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही जब इनकी एनर्जी सेम होती है तो इलेक्ट्रॉन भी, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन फील करते हैं तो वो फ्री है, वो इधर भी जा सकता है। ज़रूरी नहीं आप इलेक्ट्रॉन को यहीं शो करो, जब एक इलेक्ट्रॉन है तो आप यहाँ भी शो कर सकते हो या यहाँ भी शो कर सकते हो, ठीक है। सेम एनर्जी के होने की वजह से इनको डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। तो सेम एनर्जी के हैं, हमने ऐसे दिखा दिया। उसके बाद अगर हमारे पास L की वैल्यू कितनी है, 2, L की वैल्यू कितनी है, 2, तो M की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -2, -1, 0, +1, +2। आपको स्पेशली ध्यान रखना है, जो हम ऑर्बिटल्स बनाते हैं 5d ऑर्बिटल्स बनाएंगे, सॉरी, हमने क्या कहा था, किस तरीके से लिखेंगे, dxy, dyz, dxz, dz स्क्वेयर, dx स्क्वेयर माइनस y स्क्वेयर। तो हमने यहाँ पर क्या कहा था, ये जो वैल्यू है वो हमने डायरेक्शनल तरीके से रखा था कि डबल नंबर की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती हैं, वैसे है। अब यहाँ पर आपको सिर्फ ध्यान रखना है, कैसे भी लिख सकते हो इनको, कोई वो नहीं है बाउंडेशन आपके ऊपर, सिर्फ ध्यान रखना है कि जो 0 की वैल्यू होगी वो आपको लिखनी है dz स्क्वेयर के लिए, ठीक है। प्लस एंड -2 की वैल्यू, +2 हो -2 हो, ये वैल्यू आप पुट करोगे dxy एंड dx स्क्वेयर माइनस y स्क्वेयर। अब ये कोई क्वेश्चन नहीं है कि आप +2 किसके लिए रखोगे, -2 किसके लिए रखोगे, वो आप फ्री हो, लेकिन +-2 की जो वैल्यू है वो dxy एंड dx स्क्वेयर माइनस y स्क्वेयर के लिए लिखोगे। +-1 जो होता है वो किसके लिए रखोगे, dz स्क्वेयर के लिए। और एक और बचा है जो dz स्क्वेयर, सॉरी dz स्क्वेयर आपके पास 0 की वैल्यू आ गई है, तो dxz एंड dyz, dxz एंड dyz, इस तरीके से वैल्यू पुट करोगे। तो हमें यहाँ पर देखो इन्फॉर्मेशन क्या मिल गई, कैसे क्वेश्चन आता है। यहाँ तक ये क्लियर हो गया, ओके। अब उसके बाद है कि आपने क्वांटम नंबर जो 4th था, स्पिन क्वांटम नंबर, वो तो बताया ही नहीं। अब जो ये स्पिन क्वांटम नंबर है, ये क्या होता है कि जैसे अर्थ है, अर्थ जब सन के सराउंड करती है सन को, तो क्या करती है, एक तो वो सन के चारों तरफ घूमती है,
ठीक है। एक अपनी एक्सिस पर भी तो घूमती है, घूमते घूमते फिर चलती है। जब वो अपनी एक्सिस पर घूमती है तो उससे क्या होता है, डे एंड नाइट, ठीक है। जब सन को सराउंड करती है तो वो जो एक चक्कर कंप्लीट होता है उससे क्या होता है, 1 साल। अपने एक्सिस पर जब वो घूमती है तो उससे तो दिन और रात बनते हैं, और जब सन के चारों तरफ घूम के एक चक्कर कंप्लीट करती है तो उससे क्या होता है, 1 साल, यानी 365 डेज जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन है, हमने कहा न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे शेल के अंदर घूमता है, तो वो इस तरीके से भी घूम रहा होता है और अपने एक्सिस पर भी घूम रहा होता है। जब वो अपनी एक्सिस पर घूम रहा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्पिन मोमेंटम, ठीक है, स्पिन मोशन बोल लो। तो इससे क्या प्रोड्यूस होता है, स्पिन क्वांटम नंबर। अब देखो पॉसिबिलिटी क्या है कि आप उसको ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, या हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी है ना, कोई बाउंडेशन नहीं है, वो इस तरीके से भी रोटेट कर सकता है और ऐसे भी रोटेट कर सकता है। तो उसको क्या कहेंगे, अगर वो ऐसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो उसके लिए वैल्यू क्या रखेंगे, +½ अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो उसके लिए वैल्यू क्या रखेंगे, -2, -½ 1/2। क्लियर हुआ। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, आपको ये सारा झमेला समझ आ जाएगा। एक बार फास्ट रिव्यू कर लेते हैं। n की वैल्यू, l की वैल्यू, m एंड s। n की वैल्यू जो हमारे पास नंबर शेल का दे रखा है वो, l की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 0 से लेकर के n-1 तक की सारी वैल्यू इंक्लूड करेंगे। m की वैल्यू क्या रखेंगे, -l से 0 लेते हुए +l तक की वैल्यू रखेंगे, और जो s है उसकी वैल्यू क्या रखेंगे, +½ या -½। तो इसमें इकट्ठा ही दिखा देते हैं, +-½ ठीक है। जो एक इलेक्ट्रॉन है वो दोनों पॉसिबिलिटी शो कर सकता है, +½ भी और -½ भी, ठीक है। अब इसको पहचानोगे कैसे, अगर वो आपको इलेक्ट्रॉन को फिल करके देता है ऑर्बिटर के अंदर, तो अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू +½ होती है, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू -½ होती है। क्लियर हुआ। यहाँ आपके अभी ये क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, खैर जब कॉन्फ़िगरेशन कराऊंगी तब देते हैं ऐसे क्वेश्चन हम। ये क्लियर हो गया। अब देखो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे n = 1, l = 0, तो आपको इसमें क्या पता करना है, ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन पता करनी है। ऑर्बिटल की आपको n की वैल्यू 1 दे रहा है, तो इसका मतलब सामने क्या लिखा होगा, 1। l की वैल्यू 0 है, तो 0 हमने क्या कहा था, 0 की s के लिए होती है, 1 p के लिए होता है, 2 किसके लिए होता है, d के लिए, 3 किसके लिए होता है, f के लिए। l की वैल्यू अगर उसने 0 दी है तो हम क्या लिखेंगे, s। तो कौन सा ऑर्बिटल हो गया, 1s ऑर्बिटल। समझ आ रहा है। सेकेंड देखिए, n = 3, तो हमने सामने क्या लिखना है, 3। उसके बाद l = 2, 2 की वैल्यू किसके लिए होती है, d के लिए, तो क्या ऑर्बिटल हो गया, 3d, 3d। उसके बाद n = 3, l = 1, यानी 3 वैल्यू सामने रखोगे, l = 1, 1 4 p ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल, ठीक है। नेक्स्ट वन, n = 2, तो आप सामने क्या लिखोगे, 2, l की वैल्यू 1 है तो क्या लिखोगे, p, 2p ऑर्बिटल की बात कर रहा है। ये n = 4, l की वैल्यू 3, 3 किसके लिए होता है, f के लिए, तो 4f ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, ठीक है। n = 4, सामने लिखोगे 4, l = 2, यानी क्या लिखोगे, d, कौन सा ऑर्बिटल हो गया, 4d। क्लियर हो गया, ओके। ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट सबशेल्स आर पॉसिबल इन n = 3 एनर्जी लेवल। n = 3 के अंदर जो सबशेल की बात कर रहा है वो, ठीक है। हमने कहा था कि जब हम इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं तो 2n² से कैलकुलेट करते हैं, और जब हम ऑर्बिटल कैलकुलेट करते हैं तो n² से कैलकुलेट करते हैं, और अगर सबशेल पूछा जा रहा है तो हम किससे कैलकुलेट करते हैं, n से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगर उसने कहा है कि n = 3, तो हमारे पास जो सबशेल होंगी वो भी कितनी होंगी, 3 होंगी, ठीक है। बता देती हूँ कौन कौन सी होती हैं, 3s, 3p एंड 3d। ये 3 सबशेल्स होती हैं बेटे जहाँ n की वैल्यू 3 होती है, ठीक है। 3 सबशेल्स प्रेजेंट हैं। अब पूछ रहा है, हाउ मैनी ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल इन दीज लेवल्स।
कितनी तरह के इसके अंदर ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं? देखो s के अंदर तो सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है क्योंकि एक ही पॉसिबिलिटी थी, डायरेक्शन एक ही थी। p के अंदर ऐसे कितने होते हैं? 3 पॉसिबिलिटी थी जिसको हमने px, py, pz कहा था, ठीक है। और d के अंदर ऐसी पॉसिबिलिटी कितनी थी? 5 पॉसिबिलिटी थी। कौन कौन सी? dxy, dxz, dyz, dx स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, dz स्क्वेयर, ये पॉसिबिलिटी थी। तो टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऑर्बिटल का नंबर कितना हो गया? 9। सबशेल कितनी है? 3 और ऑर्बिटल्स कितने हो गए? 9। आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड आउट द रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ n एंड l m विद स्पिन क्वांटम नंबर। तो 4 क्वांटम नंबर आपको दे रखे हैं। यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो कॉम्बिनेशन है वो गलत किसका है। सबसे पहले देखते हैं n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0, यानी वो किसी शेल की बात ही नहीं कर रहा है। जब वो किसी शेल की बात ही नहीं कर रहा है तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम ये s ऑर्बिटल की इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है। l की वैल्यू जब 0 होती है तो s होता है, लेकिन जब शेल ही नहीं है तो s कहाँ से आएगा? मतलब ये क्या हो गया? गलत हो गया। किसकी वजह से गलत हुआ है? इसकी वजह से, क्योंकि अगर l की वैल्यू 0 होती है, n की वैल्यू और l की वैल्यू में क्या कॉम्बिनेशन होता है? जो l की वैल्यू आएगी उसमें से 1 माइनस की वैल्यू किसकी होगी? l की होगी। तो 0 - 1 तो कोई वैल्यू आती ही नहीं है, ठीक है, ओके। फिर है m l इज इक्वल टू 0। अब हमने कहा था जो l की वैल्यू आएगी, m की वैल्यू हम माइनस l से शुरू करेंगे, 0 को लेते हुए प्लस l तक ले जा सकते हैं। l की वैल्यू 0 है तो ये तो पॉसिबल है, लेकिन यही चीज़ गलत है जो इसको गलत कर रही है। समझ आ गया? वो आपको इलेक्ट्रॉन की इन्फॉर्मेशन देता है तो प्लस माइनस हाफ तो हो ही सकते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। नेक्स्ट देखिए n इज इक्वल टू 1 पॉसिबल है, फर्स्ट शेल है पॉसिबल। उसके बाद l इज इक्वल टू 0, ये भी पॉसिबल है। अगर n 1 है, l क्या है? 0 है, पॉसिबल है। उसके बाद में m इज इक्वल टू 0 हो सकता है, क्योंकि m क्या कहता है? उसके अंदर 0 भी आएगा, माइनस l से लेके प्लस l तक की वैल्यू, यानी ये भी पॉसिबल है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर ठीक है। जो ऑप्शन बी है वो सारा ही ठीक है। उसके बाद सी की बात करते हैं। n इज इक्वल टू 1, उसने 1 बोल दिया है, लेकिन साथ में क्या कह दिया? l की वैल्यू भी 1 है, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि l की वैल्यू क्या आती है? हमेशा n - 1 और उससे कम ही आती है, ठीक है। तो 1 से तो कम ही आएगी, यानी 0 ही पॉसिबल है l की वैल्यू इस केस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 एंड आफ्टर दैट l इज इक्वल टू 1, m l इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये भी ठीक है। अगर यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो l की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती हैं? 0 1 2 पॉसिबल हो सकती हैं। m की वैल्यू क्या? अगर l की वैल्यू 1 है, 0 और 1 में से उसने l की वैल्यू 1 उठा ली, 0 को छोड़ दिया, यानी p ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। तो अगर l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू 0 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि -1 0 + 1 ये पॉसिबिलिटी है, जिसमें से m की वैल्यू 0 भी पॉसिबल है। क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपकी क्वांटम नंबर से रिलेटेड, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ोगे तो आप देखोगे इसमें से नीट जेईई के अंदर क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, सिर्फ एक ही टॉपिक बचा हुआ है, कुछ ही मिनटों का है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही होता है जो बाकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, कि हम s ब्लॉक p ब्लॉक, जो हमने भी कहा ना कि हमारी ये शेल्स होती हैं s p d। अब आप देखो, सिर्फ आपने छोटा छोटा पढ़ा है कि हाँ s के अंदर 1 ऑर्बिटल होता है, p के अंदर 3 होते हैं, d सब शेल के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं। फिर आप देखोगे कि इनके ऊपर पूरी यूनिट है, s ब्लॉक केमिस्ट्री, p ब्लॉक केमिस्ट्री, d ब्लॉक केमिस्ट्री, f ब्लॉक केमिस्ट्री। मतलब जब आपको ये बेसिक नहीं क्लियर होगा तो आप उसके बारे में बड़ी चीज़ें कैसे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होती है, ये केमिस्ट्री की जान होती है, ठीक है। इस यूनिट को बहुत अच्छे से, जितना अच्छे से, जितनी बार पढ़ के आप याद कर सकते हो, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।